Hello student, this is Sandeep and welcome back to my YouTube channel. Today we're gonna discuss the portrait of a lady written by Mr. खुशवंत सिंह। दोस्तों ये कहानी बहुत टची और इमोशनल है। एक पोता और अपनी दादी की कहानी है जो कि खुशवंत सिंह की लाइफ को रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे खुशवंत सिंह अपनी कहानी बता रहे हैं जब वो छोटे थे तब उनकी रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ कैसा था। ये टोटल कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को राइटर अपनी दादी माँ से रिलेट करते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी वो शॉर्ट थी, यानी कि शॉर्ट हाइटेड, लिटिल बिट फैट, थोड़ी सी मोटी थी और वो झुककर चलती थी, यानी कि उनके पीठ में कुछ हुआ था जिसकी वजह से ग्रैंड माँ झुककर चलती थी और चलने के टाइम उनकी एक हाथ उनके कमर पर था बैलेंस मेंटेन करने के लिए और दूसरे हाथ में रोजरी था। रोजरी का मतलब एक रुद्राक्ष की माला। वो हमेशा वो माला पकड़ के प्रेयर रिसाइट करती थी और चलने टाइम वो झुककर चलती थी। इसके साथ वो और भी मेंशन करती है कि उनके जो ग्रैंडमा थे उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स था। क्रिस क्रॉस रिंकल्स मतलब झुर्रियां। जब एजिंग होता है, एजिंग एक प्रोसेस होता है, हमारा जब एज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो जो ग्रैंडमदर थी उनका एज बहुत था जिसके वजह से उनके पूरे चेहरे पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स था। जो राइटर की ग्रैंडमदर थी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, शायद उनका एज भी स्टॉप हो गया था। राइटर को लगता था कि इसके आगे शायद मेरी ग्रैंडमा और बूढ़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मेंशन होता है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर कोई राइटर को बोले कि एक जमाना था आपकी जो ग्रैंडमा थी वो बहुत सुंदर थी, तो ये जो थॉट ये उनके मन में रिवोल्ट करता है, वो यकीन नहीं करते। वो बोलते हैं कैसे हो सकता है, ये लड़ी अभी इतनी एजड है तो कैसे वो हो सकता है कि वो अपने जमाने में इतनी सुंदर होती। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्ट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो खुशवंत सिंह थे वो छोटे थे और अपनी दादी माँ के साथ विलेज में रहते थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो दूसरे सिटी में सेटल थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो एक माँ को करना चाहिए अपने बेटे के लिए, सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता था दादी माँ को। दादी माँ उन्हें सुबह उठाती थी और नहलाती थी, उनके लिए खाना बनाती थी और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी। तो उस जमाने में क्या हुआ था, नोटबुक नहीं था तो स्लेट में लिखना पड़ता था। वो कुछ स्लेट अरेंज करती थी चॉकपीस के साथ और जब वो राइटर को प्रिपेयर करती थी हमेशा वो प्रेयर गाती थी। वो चाहती थी जो प्रेयर वो गा रही है वो प्रेयर राइटर भी सुने और याद रखे। लेकिन यहाँ पे राइटर एक छोटे बच्चे थे, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो प्रेयर को वो याद कर सके, बट वो प्रेयर सुनते थे क्योंकि उन्हें अपनी ग्रैंडमा की जो टोन ना वो बहुत प्यारा स्वीट लग रहा था। इसलिए वो जो प्रेयर दादी माँ गा रही थी वो प्रेयर को वो सुन रहे थे। ठीक है, सब कुछ खत्म होने के बाद रात का कुछ रोटी वो प्रिपेयर करती हैं और उसको राइटर को देती है और राइटर को हाथ को पकड़ती है और स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है, ग्रैंडमा क्यों स्कूल जाती है। तो वहाँ पे जो विलेज का एजुकेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है। विलेज का स्कूल उस टेम्पल के अंदर था और उस टेम्पल का जो प्रीस्ट थे वही स्कूल का टीचर थे। ठीक है, तो उन बच्चों को पढ़ाते हैं और ग्रैंडमा भी वही रुकती है और स्क्रिप्चर पढ़ती है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, स्कूलिंग आवर खत्म हो जाता है, तो ग्रैंडमा क्या करती है, रिटर्न आती है राइटर के साथ। जब वो वापस आते हैं तो गांव का जो स्ट्रे डॉग्स यानी फिर जो कुत्ते होते हैं उनको वो चपाती या फिर वो स्टेल जो चपाती था वो उनको खिलाकर वो रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारे ग्रैंडमा थी वो एनिमल लवर भी थे। तो जो उन दोनों का कॉमन रिलेशनशिप था दादी और पोता का, उसमें एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उन्हें सिटी से बुलावा आता है। सिटी में उनके पेरेंट्स सेटल थे, तो जब वो पूरी तरह से सेटल हो गए वो बुलाते हैं, तब दादी और पोता जाके सेटल हो जाते हैं सिटी में। हालांकि ये दोनों एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन जो सिटी का एजुकेशन सिस्टम होता है वो गाँव से डिफर होता है। सिटी में कुछ मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ाते हैं जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, और उस कंसेप्ट में दादी माँ अपनी पोता का कोई भी मदद नहीं कर सकती है। और उनको स्कूल जाने के लिए स्कूल बस भी आता था और दादी माँ उन्हें स्कूल छोड़ने भी नहीं जा सकते थे। इस वजह से दादी माँ थोड़ी सी अपसेट थी। और एक दिन क्या हुआ, राइटर स्कूल से वापस आते हैं और बोलते हैं दादी माँ आज हमारे स्कूल में डांस और म्यूजिक लेसन सिखाया गया, जिसे सुन के दादी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता था कि जो म्यूजिक और डांस है वो अच्छा नहीं है, बुरे कैरेक्टर के लोग और जो बेगर्स होते हैं ना वो ये सब करते हैं। ये सुन के हमारी जो ग्रैंडमदर बहुत गुस्सा हो जाती है और किसी से बात नहीं करते। हालांकि इन दोनों में बहुत दूरियां आ चुकी थी, लेकिन एक कॉमन लिंक था दोनों के बीच। वो कॉमन लिंक था वो रूम जिसके अंदर एक साथ दादी और उनके पोते रहते थे। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए और बड़े हो गए, उनके पेरेंट्स उनके लिए एक सेपरेट रूम दिया। तो जो कॉमन लिंक था वो भी अब ब्रेक हो चुका था। ग्रैंडमा को इस बात की बड़ी दुख हुआ
और ग्रैंडमा ने किसी को कुछ भी नहीं बोला और धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर दिया और पूरा दिन वो चरखा चलाते थे। चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील। तो दोस्तों ये इंडिपेंडेंस एरा का कंसेप्ट है, जब गांधी जी ने बोला था सबको स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा चलाने को। तो जो हमारी ग्रैंडमा थी वो भी चरखा चलाती थी दिन रात, और सबसे उनका बेस्ट टाइम था आफ्टरनून को, जब वो अपनी बारंडा में रोटी के साथ बैठती थी और वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़ा करती थी। तभी बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे आते थे और उनके पास बैठते थे, कोई उनके हाथ पर, कोई उनके कंधे पर, कोई उनके सर पर बैठते थे और दादी माँ प्यार से उन्हें वो रोटी खिलाती थी। कभी भी दादी माँ उन्हें गुस्सा नहीं करती थी। वो उनके लिए बेस्ट मोमेंट था जब दादी माँ उन चिड़ियों के साथ, उन पंछी के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो दोस्तों ये जो दादी और पोता का रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे खराब, या फिर हम बोल सकते हैं टूटने की कगार पर था। अब हालत ये हुआ कि जो हमारे राइटर हैं उन्हें हायर एजुकेशन करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ा। ठीक है, तब दादी माँ ने ये सुना तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन वो अपनी इमोशन बाहर नहीं निकाली, वो अपने इमोशन अंदर छुपाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो पोता है उनकी हायर एजुकेशन में वो कोई हिंड्रेंस पैदा करे या फिर ऑब्स्टेकल पैदा करे। तो जब वो सुनी कि मेरा पोता बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, वो कुछ भी नहीं बोली, वो साइलेंट रह गई। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे राइटर को लगता था कि शायद ये मेरी लास्ट कांटेक्ट है मेरी ग्रैंडमा के साथ, क्योंकि उनकी एज हो गई है और अगर मैं जब 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं जब वापस आऊंगा शायद मैं अपनी ग्रैंडमा को ना देख पाऊँ। तो जब वो स्टेशन पर थी तब ग्रैंडमा उनके पास आई, उनकी फोरहेड में किस की और उनके लिए प्रेयर किया ताकि मेरी पोता जब बाहर जाए वो खुशी से अपनी कैरियर खत्म कर सके। तब ग्रैंडमा ऐसे दिखाई जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं, उनका जो लिप्स था वो प्रेयर कर रहा था कॉन्स्टेंटली, किसके लिए? अपनी पोता के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर ग्रैंडमा बहुत दुखी थी, क्योंकि उनका प्यारा पोता 5 साल के लिए उनसे बहुत दूर था। लेकिन वो बाहर सो नहीं की कि उनके अंदर क्या चल रहा है। 5 साल के बाद जब राइटर ने अपना एजुकेशन खत्म कर दिया, वो वापस आए और वो खुश थे क्योंकि उनकी दादी जिंदा थी। वो दोनों मिले, दादी माँ बहुत खुश हुई। लेकिन जो हमारे राइटर थे उनको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी प्यारी दादी माँ को प्यार करते हुए नहीं देखा। आफ्टरनून में दादी माँ कुछ अजीब काम किए। जितने भी नेबरहुड के लेडीज थे उनको बुलाया, एक ड्रम लिया और उसको मारने लगे ड्रम को, और जोर जोर से गाना गाने लगे और डांस करने लगे। वो जो वार सॉन्ग्स गा रहे थे, जैसे पिछले जमाने में जो लोग वार में जाते थे वो वापस आने के बाद एक वार क्राई दिया जाता था, एक डेडिकेटेड गाना दिया जाता था उन लोगों को। तो दादी माँ वही संग गाने लगी। पूरी इवनिंग उन्होंने डांस किया और वो ड्रम बजाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें बुखार हो गया, उनका तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर आकर बोले कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडमा बोले ये ठीक नहीं होगा, मेरी आखिरी वक्त आ गया है, मुझे अपना रोजारी दो, मैं प्रेयर करूंगी और मैं भगवान को याद करूंगी। तो उन्होंने रोजारी लिया और रिसाइट करना शुरू कर दिया प्रेयर्स, और थोड़ी देर के बाद उनका रोजारी हाथ से गिर गया और ग्रैंडमा मर गई। तो सब उदास हुए और राइटर के जो घर वाले थे वो उनकी डेड बॉडी को बारंडा में रखती है। तब क्या हुआ, शाम के वक्त था, आफ्टरनून के वक्त था, डायरेक्ट सनलाइट ग्रैंडमा की बॉडी पर गिरा था और वहां पे पूरा एरिया गोल्डन बन चुका था। तो जितने भी छोटे छोटे स्पैरोस थे जिनको दादी माँ पहले खाना खिलाती थी, अब वो आए और दादी माँ के पास बैठने लगे। तो हैरानी करने वाली ये थी कि चिड़िया हमेशा चिरूपिंग करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोई भी चिरूपिंग नहीं किया। ऐसा लगता था कि उन्होंने आखिरी टाइम के लिए ग्रैंडमा को विदाई देने के लिए आए थे। जब वो लोग दादी माँ की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले गए तो वो चिड़िया वहां पर थे। जब उन्हें छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा दिया गया वो नहीं खाए और वहां से उड़ गए। ऐसा लगता था वो चिड़िया भी ग्रैंडमा से उतना ही प्यार करते थे और वो उन्हें आखिरी बार देखने के लिए आए थे। तो दोस्तों ये था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय मिस्टर खुशवंत सिंह। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।